नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अब से थोड़ी देर के बाद ही यूपी में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमेगा और तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में कई सीटें ऐसी भी शामिल हैं जो कि सपा का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन 59 में से 49 सीटों पर अपनी जीत को दर्ज किया है। अब तीसरे चरण के चुनाव को अगर हम देखें तो इस चरण में कई ऐसे बड़े चेहरे शामिल हैं जिनके भाग्य का फैसला ये तीसरा चरण ही करेगा, जिसमें खुद अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में हैं। तो अब अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल यादव, सतीश महाना जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, हरिओम यादव समेत तमाम दिग्गजों के भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है और इसलिए सभी दलों के राजनेता लगातार थर्ड फेज के लिए इस अंतिम दौर में चुनाव प्रचार में लगे हैं। अखिलेश कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं, तो फिर बीजेपी फिर से 59 सीटों को जीतने की कोशिश में है। अब अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है। तीसरे चरण के सियासी क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसको सपा का गढ़ भी हम मानते हैं। अखिलेश के सामने अपने गढ़ को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन सीटों में से 59 में से 49 सीटें ऐसी थीं जो कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार थर्ड फेज के अंदर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ट्रैक को दोहरा पाएगी या फिर पूर्व में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी वापसी करेगी इस तीसरे फेज में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खुद अखिलेश यादव चूंकि करहल से चुनावी मैदान में हैं, कल आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव भी आपको नजर आए उस रोड शो में जिसमें वो अखिलेश यादव के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। उन्होंने एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया था, इसलिए करहल के साथ एक बड़ा जुड़ाव। और आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत भी वहीं से होती है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अखिलेश यादव का जो विधानसभा का चुनाव है करहल सीट से, वो इसी तीसरे फेज में यहीं पर कवर होगा। और चूंकि इसको यादव लैंड के तौर पर भी जाना जाता है, इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 59 सीटें यहां पर आती हैं और 59 में से अगर 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हो तो जाहिर बात है कि अपने प्रदर्शन को दोहराने की एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। और पूर्व में चूंकि यहां पर समाजवादी पार्टी एक अच्छे प्रदर्शन के साथ हमेशा अपनी जीत को सुनिश्चित करती रही, तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 17 में जो सीटें गई थीं वो वापस समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी? क्योंकि दावे सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जरूर कर रही हैं, लेकिन तीसरे फेज में यानी कि इस थर्ड फेज के अंदर कौन सी पार्टी बढ़त बनाएगी और कौन सी पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हरिनारायण राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। हरिनारायण राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत है। अशोक जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, चूंकि ये जो थर्ड फेज है, एक तो इसमें बड़े चेहरे हैं, दिग्गज काफी हैं इस फेज के अंदर हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा ये है कि करहल से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। थर्ड फेज को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या आकलन है और किस तरह की और किस स्तर की आप लोगों की तैयारियां? आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। अशोक जी, आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लें। ऐसा होता है। आ रही है? जी जी अशोक जी, आ रही है आवाज, अपनी बात रखें। हाँ, देखिए दरअसल है क्या कि केवल आप ये अक्सर यादव लैंड की बात करते हैं, बार यादव लैंड की बात नहीं, इस बार तो गाजियाबाद से की बात है और डोडा से लेके ललितपुर। आप ये बताइए, जहां भी अखिलेश जी जाते पत्रकार हैं, आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी एक नेता के पीछे इतनी जनता हो? कल तो इटावा रहे थे, मैं उनके साथ था। आप ये समझिए इटावा शहर की दूरी है। आपने देखा होगा शो, मैं नहीं समझता हूँ, ये कोई खर्चा नहीं हुआ, मतलब जनता अपने आप आती, केवल ये जगह रुकेंगे। इसके बाद इतनी भीड़ का निकलना, इतना भीड़ का आना, अब इटावा तो घर है। ये देखिए, जो आप 5 साल वाली बात करते हैं, कभी किसी सिक्का चल जाता, मोदी जी सिक्का छल फरेब का था, चल गया। अखिलेश यादव ने कहीं भी छल फरेब की बात नहीं, उसने बात की किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, और जो नौकरी देने वाली बात की है, उसने बिजली फ्री देने के बाद उस आदमी ने की है। उन्होंने कहीं बात नहीं की, गलत बातें नहीं की है कि मोदी जी ने, खासकर मोदी जी ने पिछले 5 किए थे। देखिए, जनता भोली होती है,
में आ गई थी, लेकिन इन 5 सालों में चुका है, पर्दा बिल्कुल फास हो गया है। और इनकी जो नीतियां हैं देश को बेचने की, देश को धीरे धीरे की हैं, ये पूरे समाज के अंदर ये संचित हो गया है। और जहां सवाल आपने ये बात करी, ये यादव लैंड नहीं, ये क्षेत्र आते हैं, बुंदेलखंड आता है, इसमें ये अवध भी आता है, और हमारा क्षेत्र तो हमारे तो आनी है। और जितनी सीटें नहीं वहां से अशोक जी, जीतकर यादव जैसे- बेल्ट हाँ। भी आती है, थोड़ा सा करेक्शन है उसमें, क्योंकि यादव बेल्ट भी आती है, बाकी जातियां भी हैं, वो मुझे पता है, लेकिन वर्चस्व तो है यहां पर समाजवादी पार्टी का, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। इसलिए मैंने पूछा कि यहां पर आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। ये हमेशा से, अरे इस बार तो कमाल होगा भाई, आपने देखा सियासी नहीं मिला, एक आदमी जो 13 दल बदल चुका हो, जिसको मुलायम सिंह ने पाला, आज इस दल, उस दल में, कल उस दल की, आज जब मंत्री आया तो मंत्री को खड़ा की जरूरत क्या थी, करता खड़ा कर दे। एक मिनिस्टर है को खड़ा करके केवल एक नाम के लिए प्रत्याशी दिया गया है, रास्ता का कोई नहीं है। अभी मंच में खड़ा खड़ा गाली दे रहा था, लोगों ने विरोध किया, भाई विरोध आप कभी करा, आपका घर नहीं है, चुनाव यहाँ, तो कार्यकर्ताओं ने कुछ विरोध किया तो उसने ये 12 लोग। अच्छा आप बताइए, इटावा की क्या है, आपने भी देखा होगा, एंटी टीएम चल गया है, किया तो किसी ने माफ, हो सकता है कि आपसे नाराज हो, तो उसके बाद छड़ दी, वापस कर। अशोक जी, कुछ मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का इशू, आपकी ऑडियो बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ पा रही, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके पास दोबारा वापस लौटूंगा। हरिनारायण राजभर जी का मैं तब तक रुक करता हूं। हरिनारायण राजभर जी, जहां तक मैं समझ पाया, अशोक जी की जितनी बात हम तक पहुंची तकनीकी समस्या की वजह से, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, भले ही आप लोगों ने 17 में यहां पे प्रदर्शन बहुत अच्छा किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता एक बार बहकावे में आ सकती है, बार बार नहीं होगा ऐसा। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यहां पर भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। भाई साहब, ऐसा है कि जनता में भाजपा यानी अविश्वसनीयता नहीं बढ़ी है। 5 बरस में जोगी जी ने कानून व्यवस्था को कायम रखा, और प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तरफ से जनता को सारी सुविधाएं दी गई है। इसी का प्रतिफल है कि आज भी जनता यानी मोदी जी और जोगी जी के किए हुए कामों को सराहना करते हुए उनके साथ बनी हुई है। आप विश्वास करेंगे कि इस समय तो मुसलमान अल्पसंख्यक वर्ग भी बड़े जोरदार तरीके से जोगी जी का भक्त हो गया है। हर वर्गों के औरतें भी यानी सब भाजपा सरकार के कार्यों का सराहना कर रही हैं। यहाँ तक कि यादव भी ज्यादा परसेंट में भी हमें लग रहा है कि 30-40% यादव भी बीजेपी के कार्यों का सराहना करते हुए जोगी जी को यानी प्रधानमंत्री के प्रयासों का लाभ लेते हुए कमल को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हरिनारायण राजभर जी, ये तो देखिए कहने की बात है, ये बात जो आप कह रहे हैं, अशोक जी भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई देखिए, पिछली बार आप लोगों ने कहा था इसलिए आपके पास जनता गई, लेकिन आपने जो वायदे किए उसको आप लोग पूरा कितना कर पाए, इसलिए अब इस बार उनके पास वो जाने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि देखिए ये सारे वर्ग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने 17 में ये सारी बातें रखी थी, लेकिन उनमें से आप लोगों ने जो वायदे किए उनको पूरा कितना किया? चाहे ये महंगाई का मुद्दा उठाते हो, चाहे ये नौजवानों के मुद्दे को उठाते हो, चाहे ये किसानों की बात को वहां पर कहते हो, अगर उन विषयों पर आप देखेंगे तो जनता की जिस नाराजगी का जिक्र अशोक यादव जी यहां पर कर रहे थे, उसमें ऐसा क्या आप लोगों ने ऐड किया है कि वो जनता इस बार आपके साथ वैसे ही इंटैक्ट रहेगी जैसे पिछली बार थी? ये सवाल तो है हरिनारायण जी आपसे। इनके पास जवाब ही नहीं भाई, कोई जवाब नहीं। भाई साहब ऐसा है, भाई साहब हमको ये कहना है कि मुलायम सिंह जी की सरकार 4 बार रही है, अखिलेश जी की सरकार 5 वर्ष रही है, तो इन लोगों की अब बातों पर जनता भरोसा नहीं और विश्वास नहीं करे, क्योंकि इन लोगों ने 5 वर्ष सरकार चला करके जनता को अपनी कर्मनिष्ठता दिखाया है। मोदी जी यानी 5 वर्ष जोगी जी की सरकार रही है, कानून व्यवस्था माफिया जो है प्रदेश छोड़ दिए, कानून व्यवस्था, आज महिलाएं कह रही हैं कि हमें कोई डर नहीं लग रहा है। और आज भी यानी गेहूं से रुपया से लेकर के
किसानों की सरकार मदद कर रही है, आवास दिया, यानी गैस सिलेंडर दिया, यानी हर तरह के सुविधाएं भाजपा सरकार दे रही है। इसलिए यह कुछ बातें छूट गई हैं जो नहीं पूरा हो पाई होगी। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है जो कि आप लोग जो दावे कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इंतजार जरूर 10 तारीख तक का कर सकते हैं। अशोक यादव जी, चूंकि पिछली बार का प्रदर्शन तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत बेहतर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सीटें तो थी इनके पास, लेकिन इस बार उसको दोबारा से समाजवादी पार्टी के पाले में लाने के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं आप लोगों के पास। सिर्फ इतना कहने से कि साहब महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे तो हमेशा रहते हैं चुनावों में, लेकिन इस बार जनता क्यों आपके साथ अशोक यादव जी आ जाएगी दोबारा वापस? ये सवाल इसलिए है कि 70% हम किसान मजदूर है और हेलो हाँ जी 70%, हाँ 70% हमारे, हेलो जी अशोक जी मैं सुन पा रहा हूं, बात रखें अपनी। हाँ 70% हमारे किसान मजदूर है। आप जाके गांव में देखिए, मजदूरों की हालत देखिए, किसानों की हालत देखिए, इतनी दुर्गति हुई है इन 5 सालों में, हम बता नहीं सकते आपको। और ये कह रहे थे कि सरकार अभी इनकी भाजपा की लोकप्रिय है, अभी माती में 70,000 कुर्सी की सब में वायरल हुआ है। मोदी जी डांट रहे मंत्री को, ये क्या हुआ है? पूरा सब लोग बैठे हैं, सारे प्रत्याशी खड़े हैं, एक भाषण दे रहा है और पूरा का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं अपने पॉलिटिकल, अपने जितना मैंने अपनी की है, कि कहीं कोई मुख्यमंत्री आने पर 100 आदमी सामने नहीं थे। आपको मैं भेज सकता हूं लेख, ऐसा कभी होता है? हमारे अखिलेश जी के लिए रात में 12 बजे तक आदमी इंतजार करता है, 4-4 बजे तक लाखों ने इंतजार किया है। इसका मतलब है ये बदलाव की बयार है, ये कुछ भी कह लें, लेकिन जितना चलिए अशोक जी, अब हम लोग 10 तारीख का इंतजार करते हैं, आप भी यहीं पर बैठेंगे और मैं भी रहूंगा, और हम लोग उस दिन भी एनालिसिस करेंगे कि कौन जो बातें हैं या जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है। अशोक जी राजनीति की बात कर रहे हैं, वही बात है। आपने सिलेंडर दिया है, 400 रुपए का था, अब वो व्यर्थ में रखा हुआ है, उस पर लोग कपड़ा रखते हैं। चलिए आप लोगों की इन्हीं तमाम दावों के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा